सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके सामाजिक विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत, यानी कि जब हमारे देश में इस्लाम शक्तियां आई, या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम शासक आए और उन्होंने बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने लूटपाट किया, नरसंहार किया और वो वापस अपने देश चले गए। लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जो कि यहाँ पर जिन्होंने शासन किया और जिन्होंने पूरे भारत पर अपना एकाधिकार कर लिया। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो गुलाम वंश है, लोधी वंश है, मुगल वंश है। ये सभी वंश इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत में आकर के और भारत पर ही शासन कर लिया था। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के इस चैप्टर के सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को कल कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को वहां से देख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी विषयों का पहले क्लास लिया है, उसके बाद फिर सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। सल्तनत काल में चरसा शब्द किससे संबंधित था। दोस्तों, सल्तनत काल में चरसा शब्द सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंधित था। यानी कि पहले के टाइम पर तो जिस तरीके से आज के समय सिंचाई के लिए नलकूप की व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की सिंचाई होती है, उस समय पर इन सब चीजों की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय सल्तनत काल में या फिर इस्लामिक समय में, जो हमारे देश में जब इस्लाम शासन था, उस समय हमारे देश में जो सिंचाई के लिए चमड़े की बाल्टी प्रयोग की जाती थी उसे हम कहते थे चरसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। आप सभी लोगों को पता है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कबीर के गुरु का क्या नाम था। दोस्तों, कबीर दास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्वेश्चन नंबर 32 है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब और कहां हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था और बाबर इसमें विजयी हुआ था। ठीक है। और उसके बाद से हमारे देश में मुगल काल प्रारंभ होता है। तो जो पानीपत का युद्ध था ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। तो 1526 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में निम्नलिखित दो मस्जिदों का निर्माण कराया था, कुव्वत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवा रहा था, शुरू करवाने के कुछ दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो कुतुब मीनार था उसको कंप्लीट करवाया था इब्राहिम लोदी ने। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। उसके बाद इसे कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों, ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो किसने करवाया था। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और आप लोग क्या पढ़ रहे हो, इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हिजरी संवत जुलाई 662 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सल्तनत काल में तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई। दोस्तों, तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता की उपाधि किसे दी गई है। तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी
तो आप याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत के तोता की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1190 से लेकर के 1500 ईस्वी के मध्य कौन कौन से संत हुए? दोस्तों, इस अवधि में कबीर, गुरु नानक, तुकाराम एवं रामानंद जैसे महान संत हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें सूरसागर, बहुत सारे जो संत थे वो इसी बीच में, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें भी हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को जागरूक भी किया। तो इस तरीके से जितने भी संत हैं ये सभी बहुत ही महान संत हैं, ठीक है? और इन्होंने हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छाई फैलाने का काम किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, तराइन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में प्रथम युद्ध तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम बताइए। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजवंशों को हम जानते हैं, जैसे कि गुलाम वंश, इसके अलावा तुगलक वंश, इसके अलावा मुगल वंश और लोधी वंश, सैयद वंश। ये सभी क्या है? ये सभी दिल्ली पर राज करने वाले राजवंशों के नाम हैं सल्तनत काल में, इस्लामिक समय में। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, रजिया बेगम कौन थी? दोस्तों, रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री तथा गुलाम वंश की प्रसिद्ध सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और किस वंश का संस्थापक कौन था? जैसे मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो किस वंश का संस्थापक कौन था? इसको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, सल्तनत काल के दो करों के नाम लिखिए। दोस्तों, सल्तनत काल में जजिया तथा जकात सल्तनत कालीन कर हैं। जजिया और जकात आप याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगी कि जजिया क्या है और जकात क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। अब ये बाजार नियंत्रण नीति क्या है? दोस्तों, बाजार नियंत्रण नीति का मतलब क्या होता है, आप लोग ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, ठीक है? अब हर चीज का एक रेट फिक्स होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए सब्जी का मार्केट है, तो सब्जी के मार्केट में एक फिक्स रेट होता है कि आलू इतने इतने दाम में बिकेगा, या इसका इतना फिक्स प्राइस है। ऐसे ही टमाटर, प्याज, हर चीज का, भिंडी, मतलब हर चीज का एक प्राइस फिक्स है, कहाँ इतने में ही सारे दुकानदार बेचेंगे। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली यही थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, ताकि कोई भी चोरी ना कर पाए, कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक को ठग ना पाए उसके राज में, ठीक है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी, इसके तहत बाजार पर उसका पूरा नियंत्रण था और वो जितना रेट फिक्स करते थे उतने ही रेट पर सभी दुकानदारों को अपना सामान बेचना होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी अच्छी नीतियां भी अपनाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना भी स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से जो बाजार नियंत्रण नीति थी ये बहुत ही अच्छी नीति थी और कहीं ना कहीं काफी हद तक ये सफल भी हुई थी। इस तरीके से जो काला बाजारी होती है या जो दुकानदार ठगते हैं, ये सब चीजें कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था, जिसे हम राजा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, किन्हीं दो सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। दोस्तों, सूफी संप्रदायों के नाम है सुहरावर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 47 है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। दोस्तों, मोहम्मद बिन
कासिम की सफलता के निम्न कारण थे। भारतीयों में आंतरिक एकता का अभाव था और भारतीय प्रजा का असहयोग था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, भक्तिकालीन दो संतों के नाम लिखिए। दोस्तों भक्ति काल के दो संत थे कबीर और गुरु नानक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, महमूद गजनबी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनबी ने 1024 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये जो आक्रमण था इसके सभी आक्रमणों में बहुत ही महत्वपूर्ण था और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी है जब मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैप्टर के कि किस तरीके से कितना अधिक सोना चांदी जितने भी चीजें जो बहुत ही महंगी चीजें थी सब वो लूट करके चला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बहुत अधिक लूटपाट मचाई थी हमारे देश में आकर के और खासकर सोमनाथ मंदिर को तो पूरी तरीके से इसने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर को अगर आज भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की भव्यता है वो आज भी आपको दिखेगी। सोमनाथ मंदिर पर बहुत आक्रमण हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल इसी ने किया था यानी कि महमूद गजनबी ने ही नहीं बल्कि क्योंकि उसमें इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, इतने हीरे जवाहरात थे, इतने सोने के सिक्के थे कि उसको देख करके ये सभी जितने भी मुस्लिम शासक थे सभी के अंदर लालच आ गया था और सभी ने कहीं ना कहीं उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जजिया कर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जजिया कर वो कर था जैसे कि अभी जब सल्तनत कालीन राज्य यानी कि जब मुस्लिम शासक हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदू थे, ठीक है, हिंदुओं पर उन्होंने जजिया कर लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए सल्तनत काल में राज्य की आय के क्या स्रोत थे। पहला यहाँ पर दूसरा आप देखिए जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी कि जैसे अगर मुस्लिम शासक है और आप हिंदू हो तो आपको उनको कर देना पड़ता था, धार्मिक कर देना पड़ता था क्योंकि आप हिंदू हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्याय हो रहा था। इसके अलावा उस्त्र है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन। और दोस्तों जो जकात था ये जो कर था इसमें मुस्लिम अपनी स्वेच्छा से दान देते थे। ठीक है, जो जकात कर था और इसको हम मतलब इस्लाम में इसको दान देना कहते हैं या फिर ये एक धार्मिक रूप से देने वाला भी एक जरूरी कर था। तो जकात भी एक प्रकार से धार्मिक कर आप कह सकते हो और जजिया तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर ही है कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत के सभी अतिलक उत्तरी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया और फाइनली आपने इस चैप्टर को भी कंप्लीटली पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक प्रशिक्षु लगातार हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सही से अटेंड किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही भी होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।